मेरा नाम ज्योति है और हर लड़की की तरह मेरे भी कुछ सपने थे, लेकिन मुझे सपने देखने की बहुत बड़ी भरपाई करनी पड़ी, जो मैं सारी जिंदगी भूल नहीं सकती थी। मुझे विश्वास नहीं आता कि कोई किसी के साथ ऐसा भी कर सकता है। जो मेरे साथ हुआ, मैं तो सिर्फ 6 साल की थी, मगर मुझ पर किसी ने दया नहीं की और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। काश मेरी माँ मुझे बचा लेती तो मेरे साथ वह सब कुछ ना होता, जिसे सुनकर लोगों की आत्मा भी कांप उठे। मेरा संबंध एक ऐसे घराने से था जहां सिर्फ और सिर्फ गरीबी का राज था। हम 4 बहन भाई थे। बाबा किसी की दुकान पर काम करते थे और अम्मा किसी के घर में काम करने जाया करती थी। मैं तो उस वक्त बहुत छोटी थी, लगभग 5 से 6 साल की, इसलिए मुझे बिल्कुल एक ढूंढले सपने की तरह अपनी जिंदगी याद आई। मेरी एक बहन और एक भाई मुझसे बड़े थे और एक भाई छोटा था। घर में खाने पीने के भी इस कदर तंगी थी कि मुश्किल से एक या फिर कभी आधी रोटी ही मिल पाती थी। हम दूसरे बच्चों की तरह स्कूल भी नहीं जाते थे। पैसे लेकर चीज खाना तो दूर की बात थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार हमारे गांव में मेला लगा था, जिसमें जाने की जिद हम भाई बहनों ने कर रहे थे। हमारे बाबा ने हमें सख्ती से मना किया, लेकिन हम नहीं माने और अपनी अम्मा के साथ मेले में चले गए, क्योंकि अम्मा का दिल हम सबको रोता हुआ देखकर पिघल गया था। ना जाने वह कौन सा दिन था, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन वही था, जब मैं अपनी अम्मा और बाकी 3 बहन भाइयों के साथ मेले में चली गई। लोगों की इतनी भीड़ देखकर मैं बहुत घबरा रही थी। मैंने अपनी बड़ी बहन की उंगली पकड़ रखी थी। मेले में तरह तरह के झूले और खाने पीने की चीज देखकर हमारा दिल ललचा रहा था, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम कोई चीज उठाकर खरीद सकते। मेरी बहन कहने लगी कि अम्मा मुझे झूला झूलना है, तो मैं कहने लगी अम्मा हमें जलेबी खाना है। तो मेरी अम्मा गुस्से से कहने लगी कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मैं तुम लोगों को बस मेला घुमाने लाई थी। मेले की रौनक देखो और चलो जल्दी से घर। लेकिन अचानक से मेले में लोगों की भगदड़ मच गई। अम्मा हमें लेकर एक साइड पर खड़ी हो गई, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वहां हो क्या रहा है। फिर अम्मा ने अचानक कहा कि चलो जल्दी घर चलो, वरना हम यहाँ पर फंस जाएंगे। यह कहकर अम्मा तीनों बहन भाइयों को लेकर आगे आगे चलने लगी। मैं छोटी सी थी। अचानक मेरा पैर किसी चीज में अटक गया और मैं वहीं पर गिर गई। मेरा हाथ मेरी बहन के हाथ से छूट गया था, लेकिन कोई भी मेरे लिए रुका नहीं था। मैं अम्मा को आवाज देती रही, लेकिन मेले के शोर शराबे में मेरी आवाज कहीं खो गई थी। अम्मा, मेरे बहन भाई मेरी नजरों से ओझल हो गए और मैं लोगों की ठोकरों से बचती हुई एक तरफ खड़ी होकर रोने लगी। मैंने अम्मा को बहुत आवाज दी और उन्हें इधर उधर तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे ना तो अम्मा कहीं नजर आई, ना ही मेरी कोई बहन या भाई। मैं वहीं खड़ी बुरी तरह से रो रही थी। आज थोड़ी देर बाद एक औरत मेरे पास आ गई और पूछने लगी, यहाँ खड़ी क्यों रो रही हो? मैंने कहा कि मेरी अम्मा पता नहीं कहाँ खो गई है। तो वह औरत कहने लगी कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मा के पास ले चलती हूँ। मैं यह बात सुनी तो रोना बंद करके उसके साथ चल पड़ी। वह औरत मुझे गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले गई और कहने लगी, अभी तो रात हो चुकी है, मैं सुबह तुम्हें तुम्हारी अम्मा के पास ले जाऊंगी। फिर उसने मुझे खाना दिया और दूध का गिलास भी। मैं बहुत खुश हो गई और मैं खाना खाकर दूध पिया और वहीं लेटकर सो गई। जब सुबह हुई तो उसने मुझे अच्छा सा नाश्ता करवाया और कहने लगी कि यह कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, फिर हम चलते हैं। कपड़े देखकर मेरा दिल ललचा गया। मैं जल्दी से कपड़े बदल लिए। उसके बाद उस औरत से कहा कि आंटी चलो मुझे अम्मा के पास ले चलो। तो वह कहने लगी, मैंने तुम्हारी अम्मा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिली। इसलिए जब तक तुम्हारी अम्मा की कोई खैर खबर नहीं मिलती तुम मेरे पास ही रह लो। मैं यह सुनकर खामोश हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तो वह कहने लगी कि मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगी, तुम्हें किसी चीज की कोई भी कमी नहीं होने दूंगी। जब तुम्हारी अम्मा मिल जाएगी तो फिर तुम उनके पास चली जाना। उन्होंने मुझे मेरा नाम पूछा
और मुझे खेलने के लिए खिलौने भी दिए। इस तरह से मैं आंटी के पास रहने लग गई। मुझे वहाँ पर कुछ दिन गुजरे थे कि एक दिन एक औरत अंकल आंटी वहाँ पर आ गए और मुझे अपने साथ ले गए। उन्होंने कहा, हम आपकी अम्मा से मिले थे, मगर आपकी अम्मा ने आपको रखने से मना कर दिया है। वह कहती है कि मेरे पास पहले से ही बहुत बच्चे हैं, मैं ज्योति का बोझ नहीं उठा सकती, इसलिए अब आप हमारे साथ ही रहोगी। मैं तो बहुत छोटी सी थी, मुझे इन बातों की समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने रोना शुरू कर दिया। तो अंकल ने मुझे डांट कर खामोश करवा दिया। अब मैं उनके साथ उनके घर चली गई। उनका घर भी किसी गांव में हमारे घर जैसा ही था, लेकिन उनके घर में कोई बच्चे नहीं थे। वो दोनों अकेले थे, इसलिए मुझे भरपेट खाने को रोटी तो मिल जाती थी, लेकिन प्यार नहीं मिलता था। पहले पहले तो मुझे अम्मा पापा की और अपने भाई बहनों की बहुत ज़्यादा याद आती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं उनको भूलने लगी और नए माँ बाप के पास ही मेरा दिल लग गया। मेरे नए पापा शहर से माल लाकर गांव के दुकानों पर सिलाई करते थे और अम्मा घर में बच्चों के कपड़े बेचा करती थी। गांव की बहुत सारी औरतें वह कपड़े लेने के लिए हमारे घर पर आई थी। अम्मा ने उनको बताया था कि यह ज्योति है और हमारी बेटी है, हमने इसको एक अनाथ आश्रम से गोद लिया है। यह सुनकर सब औरतें मेरी नई अम्मा की तारीफ करती और मैं हैरान हो जाती कि मुझे तो किसी अनाथ आश्रम से नहीं लिया गया, बल्कि मैं तो मेले में गुम हो गई थी। फिर मुझे मेरी अम्मा याद आ जाती, जिसने मुझे अपने पास रखने से मना कर दिया था। इसलिए अब मैं अपनी सगी माँ से नफरत करने लग गई थी। मेरे नए मम्मी पापा ने मुझे स्कूल में दाखिला करवा दिया। हमारा गांव छोटा सा था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ स्कूल बना हुआ था। मैं भी वहीं पढ़ने लगी। अम्मा सारा दिन घर के काम और कपड़े बेचने में बिजी रहती थी और बाबा को अपने कामों से फुर्सत नहीं थी। पता नहीं मुझे यह लोग क्यों अपने साथ अपने घर ले आए थे। मुझसे कोई खास मतलब नहीं रखते थे, दोनों अपने अपने कामों में बिजी रहते। वह मुझे अपनी बेटी बनाकर तो ले आए थे, लेकिन बेटी वाला प्यार नहीं देते थे। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो मुझे पता चल गया कि इन लोगों की शादी को 15 साल गुजर गए थे, उनके बावजूद उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी। इसलिए यह मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले आए थे। इसी तरह समय गुजरता गया। मुझे बेटी बनाकर लाने वाले अपने बिजी जिंदगी में मुझे टाइम भी नहीं देते थे। मैं भी अपनी पढ़ाई और थोड़ा बहुत घर के कामों में बिजी रहने लगी थी। मेरे बाबा का मिजाज बहुत सख्त था, इसलिए अम्मा को छोटी छोटी बातों पर डांटा करते थे, लेकिन मुझे कम ही डांट पड़ती थी। हाँ, बाबा का सारा गुस्सा अम्मा पर ही निकलता था और अम्मा अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालती थी। वह मुझे मारती तो नहीं थी, लेकिन अपनी बातों से मेरा दिल जरूर जलाती थी। मैं यह सोचती थी कि अगर इन लोगों को औलाद की जरूरत ही नहीं थी तो फिर यह मुझे यहाँ क्यों लाए। शायद अपनी अपनी अकेलेपन को दूर करने के लिए, या शायद लोगों की बातों से बचने के लिए। खैर, मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते थे। ऐसे ही समय गुजरता गया और मैं जवान हो गई। मैं 12वीं की क्लास तक पढ़ाई कर ली थी। मैं पढ़ने में बहुत तेज थी। मैंने बाबा से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मुझे शहर भेज दे। लेकिन बाबा कहने लगे, हमारे घर में बेटियाँ इतना ज़्यादा नहीं पढ़ती, इसलिए मैं तुम्हें भी आगे नहीं पढ़ा सकता। मैं खामोश हो गई और अम्मा बाबा से कम बात करने लगी। जब कुछ दिन बाबा ने महसूस किया कि मैं अब उदास रहने लगी हूँ, तो वह मेरी उदासी की वजह जान गए। वह समझ गए कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। इस बात का मेरे ऊपर इतना असर हुआ था कि मेरी सेहत भी खराब हो रहने लगी थी, क्योंकि मैं खाना पीना भी कम खा रही थी और किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं लेती थी। तो बाबा ने मुझे इस शर्त पर शहर भेजने का फैसला किया कि मैं कभी भी उनका विश्वास नहीं तोड़ूंगी। मैंने बाबा से वादा किया, तो उन्होंने मुझे शहर में उसी आंटी के पास भेज दिया, जिसके पास से वह मुझे अपने घर लेकर आए थे। आंटी अब पहले से बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन अभी वह अकेली रहती थी। उनके काम काज करने के लिए घर में नौकर चाकर मौजूद थे। वह 24 घंटे घर पर वैसे अकेली ही रहती थी। वहाँ रहने के कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि आंटी अपना एक मैरिज ब्यूरो चलाती हैं और जिन बे औलाद शादीशुदा जोड़ों को औलाद की जरूरत है, उन्हें कहीं न कहीं से बच्चे दे देती हैं।
मुझे हैरत होती थी कि यह बच्चे उनके पास आते कहाँ से थे। ये सवाल मैंने आंटी से पूछ लिया। मेरे सवाल पर आंटी पहले थोड़ा हड़बड़ा गई, फिर कहने लगी कि जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते और वह अनाथ होते हैं, ऐसे बच्चे कुछ लोग मेरे पास पहुंचा देते हैं। या फिर आजकल का ज़माना खराब है, लड़कियां शादी से पहले माँ बन जाती हैं तो वह अपने बच्चे को पहले तो जन्म देने से पहले ही मार देती हैं। लेकिन मुझे पता चल जाता है तो मैं उन्हें समझाती हूँ कि 9 महीने तक तुम इस बच्चे को रखो, किसी को कानो कानो खबर नहीं होगी। 9 महीने के बाद जैसे ही बच्चे को जन्म दोगी, यह बच्चा मुझे दे देना, बदले में मैं बच्चों की माँ को कुछ पैसे भी दे देती हूँ। इस तरह बच्चों की जिंदगी भी बच जाती है और बेऔलाद जोड़ों को भला हो जाता है। आंटी की यह बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा था कि आंटी इतना अच्छा काम करती है। उन्होंने घर में ही एक कमरे को अपना ऑफिस बना रखा था। मैंने उनसे कहा कि पढ़ाई के साथ साथ मैं आपके कामों में भी मदद कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे अपने साथ हिसाब किताब के लिए रख लिया था, क्योंकि मेरी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी थी और मैं हिसाब किताब में बहुत होशियार थी। अब धीरे धीरे मैं उनका काम देखने लग गई। जब कॉलेज से वापस आकर मैं उनके ऑफिस में काम देखती और फिर शाम को थोड़ी देर पढ़ने के बाद उनके साथ बैठकर बातें करती और अपने कमरे में चली जाती। यही मेरी रूटीन थी। इसी में 6 महीने गुजर गए। इन 6 महीनों में मैं अपने घर में 3-4 बार ही गई थी, क्योंकि बार 2-3 हफ्तों बाद शहर का चक्कर लगाते थे तो मुझसे मिलने आ जाते थे। वह हर महीने मुझे पैसे भी मुझे दे देते थे। लेकिन अब आंटी भी मुझे मेरे काम के पैसे देने लगी थी, इसलिए मैंने बाबा से पैसे लेने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा, चलो यह पैसे मैं तुम्हारे लिए सेव करके रखता हूँ, आगे तुम्हारे फ्यूचर में काम आएंगे, मैं तुम्हारे लिए कमेटी डाल दूंगा। मैं बाबा की बात पर खामोश रही। मैं शादी के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, क्योंकि अभी मुझे बहुत पढ़ना था। फिर ऐसा हुआ कि कॉलेज में मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई। नोटिस के सिलसिले में मैं उससे बातचीत होने लगी थी, जो धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, इसलिए दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। उस लड़के का नाम राम था। राम का संबंध एक अमीर घर से था। जब उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके घर वाले मुझ जैसी गरीब लड़की को कैसे अपना सकते हैं। राम कहने लगा, मेरे मम्मी पापा पुराने सोच के मालिक नहीं हैं, बल्कि उनको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि तुम वैसे भी बहुत खूबसूरत और बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की हो। राम की बातों से मुझे कुछ तसल्ली तो हो गई थी, मगर फिर भी दिल में अजीब सा डर सता रहा था। मुझे उसके घर वालों की तरफ से डर लग रहा था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि असल समस्या मेरे घर वालों की तरफ से पैदा होगी। मैं अक्सर रात को भी राम से फोन पर बात करती थी, इसलिए आंटी को मुझ पर शक हो गया था। एक दिन वह मुझसे पूछने लगी कि रात के समय किससे बात करती हो, क्या कोई लड़का है जिससे तुम्हारी दोस्ती हो गई है? तो मैंने आंटी से कहा कि मेरा क्लास फ्रेंड है और बहुत अच्छा लड़का है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। यह सुनकर आंटी मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि ख्याल रखना, तुम जिस घर की बेटी हो वह लोग शायद तुम्हें इन बातों की इजाजत ना दे। मैंने आंटी से कहा कि राम मुझसे शादी करना चाहता है, तो आंटी ने कहा कि चलो देखते हैं, जो होगा वह तुम्हारे सामने आ ही जाएगा। उसके बाद उन्होंने दोबारा मुझसे कोई बात नहीं की। मुझे उनके पास रहते हुए 2 साल होने वाले थे और कुछ ही दिन में मेरे पेपर भी शुरू होने वाले थे, इसलिए मैंने यह सब बातें सोचना छोड़ दी थी और अपने पेपर्स की तैयारी में मगन हो गई। जिस दिन मेरा आखिरी पेपर था, मैं उस दिन पेपर देकर घर आई तो आंटी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैंने उनकी बातें सुनी तो मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि वह किसी से कह रही थी कि ज्योति को जिस गांव के मेले से लेकर आई थी, उस गांव में मेरी एक कजिन भी रहती है जो ज्योति की असली माँ बाप को जानती है। यह सुनकर मैं छुपकर वहीं पर खड़ी हो गई, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि आंटी आगे क्या बात करेगी। लेकिन जो मैंने सुना तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। आंटी फोन पर किसी से कह रही थी कि ज्योति को मैंने अपने जानने वाले के एक बेऔलाद जोड़े को बेच दिया था, लेकिन उन्होंने अब तक मुझे पूरी रकम नहीं दी है, जबकि वह अब जवान हो चुकी है और अब मेरे पास ही काम करती है। मैं सोच रही हूँ कि बहुत ही खूबसूरत और ताज़ा कली है,
क्यों ना मैं इसे किसी ऐसे के हाथ बेच दूं जहां से मुझे भी फायदा मिल सके। यह सुनने की देर थी कि मैं आंटी के सामने चली गई। मुझे देखकर एकदम से चौंक गई और उन्होंने फोन काट दिया। मैं उनकी तरफ खामोशी से देखे जा रही थी। वह कहने लगी कि मैं अगर तुम्हें मेरी बात सुन ली है तो यह भी सुन लो कि जो मैं कह रही हूँ वह सब सच है। तुम्हारे अम्मा बाबा ने मुझे जो रकम तय की थी उसका कुछ हिस्सा बाकी है। अब तुम बताओ कि मुझे वह रकम मिल जाएगी या मैं खुद किसी तरह वसूल करूं। मैं यह सुनकर वहीं कुर्सी पर गिर गई। मैं उनके आगे हाथ जोड़ दी कि भगवान के लिए आप मेरे साथ कुछ ऐसा ना करना, मैं सारा पैसा आपको दिलवा दूंगी। फिर दूसरे दिन बाबा मुझे लेने आ पहुंचे तो मैंने आंटी के सामने बाबा से पूछा कि मुझे कितने पैसों में खरीदा था, जो अब तक इनको पैसे नहीं दिए हैं। बाबा यह सुनकर हैरान हो गए थे और मेरी तरफ देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुझे यह सब कैसे पता चला, तो मैंने उन्हें सब बता दिया। बाबा ने आंटी से कहा कि मैं आपके सारे पैसे दे चुका हूँ, अब आप किन पैसों की बात कर रहे हैं और यह सब बातें अपने ज्योति के सामने करने की क्या जरूरत थी। तो आंटी कहने लगी कि जो पैसे तुम लोगों ने मुझे दिए थे तब तो वह उस वक्त छोटी सी थी, तब मुझे नहीं पता था कि यह जवानी में इतनी खूबसूरत हो जाएगी। मुझे और पैसे दो, नहीं तो मैं अपने पैसे और तरीके से उसूल सकती हूँ। मैं ऐसी खड़ी थी जैसे मैं कोई दुकान में पड़ा हुआ सामान हूँ जिसकी बोली लग रही हो। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे बाबा भी गुस्से में आ गए, कहने लगे अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो मैं आपके खिलाफ पुलिस में सब कुछ बता दूंगा। जो भी काला धंधा आप करती हैं सब कुछ पर्दाफाश कर दूंगा। इतना सुना था कि आंटी थोड़ा डर गई थी। मैं भी हैरान होकर बाबा का मुंह देखने लगी। कौन से काले धंधे की बात कर रहे थे यह लोग। बाबा कहने लगे कि इसे मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और अब आपके पास नहीं रहेगी। तब आंटी ने गुस्से में आकर बाबा को राम के बारे में सब कुछ बता दिया कि आपकी बेटी तो नए गुल खिला बैठी है। बाबा यह सुनकर और भी गुस्से में आ गए थे और मुझे लेकर गांव चले गए। गांव जाकर अम्मा को सब बता दिया तो अम्मा मुझे मारने लगी और बाबा से कहने लगी मैंने कहा था कि किसी पराये का खून कभी अपना नहीं होता। देख लो यह लड़की हमें क्या दिन दिखाना चाहती है। बाबा कहने लगे ऐसा कुछ नहीं होगा, 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर मैं इसकी शादी कर दूंगा। अगर यह हमें परायापन दिखा सकती है तो मैं भी इसे दिखाऊंगा कि परायापन क्या होता है। आज तक मैंने इसको बाप बनकर इसकी परवरिश की है, लेकिन अब यह भी देखेगी कि मेरी नाक कटने का क्या अंजाम भुगतेगी। यह कहकर बाबा ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं उस दिन बहुत रोई क्योंकि सारी जिंदगी मैं अपने सगे माँ बाप का बुरा भला कहती रही और यह सोचती रही कि मेरी माँ जानबूझकर मुझे छोड़ गई थी। लेकिन हकीकत तो यह थी कि वह बेचारी आज तक मेरे लिए तरसती होगी। आंटी ने मुझे मेले से अगवा किया था और फिर पैसे लेकर इन लोगों को बेच दिया था जिन्होंने मेरी कदर ही नहीं की। इससे अच्छा होता कि यह लोग मुझे मार देते, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। पता नहीं मैं किस गांव से थी और मेरा अम्मा बाबा कौन थे। यही सब बातें सोचते हुए मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था, लेकिन मेरे रोने धोने का किसी पर कोई असर नहीं हुआ और बाबा ने न जाने किससे मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं बहुत रोई, अपने बाबा के सामने हाथ जोड़कर विनती की कि मैं राम से बहुत प्यार करती हूँ और वह बहुत अच्छा लड़का है और मुझे वह भी बहुत प्यार करता है। मेरे साथ यूं जोर जबरदस्ती ना करें। लेकिन मेरे मुंह से किसी गैर लड़के का नाम सुनकर पुराने ख्यालात वाले मेरे बाबा और भी गुस्सा से दहाड़ उठे थे। उन्होंने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। मैं लड़खड़ा कर गिरी थी। कहने लगे जहाँ तेरी शादी तय हुई है वहीं तेरी शादी होगी और शादी के बाद तेरा हमसे कोई संबंध नहीं रहेगा। हम पहले भी बे औलाद थे और तुझे इस घर से भेजने के बाद भी बे औलाद की जिंदगी जी लेंगे। और बाबा ने जो कहा था उसके अनुसार 1 हफ्ते बाद मेरी शादी कर दी गई। राम का प्यार दिल में दफन करके मैं सोनू की पत्नी बनकर उसके घर आ गई थी। सोनू का संबंध बहुत गरीब घराने से था। वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके बाप का देहांत हो चुका था और उसकी माँ मेरा जीना हराम करने के लिए अब तक जिंदा थी। सोनू उम्र में मुझसे डबल था, देखने में भी भद्दी शक्ल सूरत का था। वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था।
पता नहीं मेरे अम्मा बाबा ने ये क्या देखकर मेरी शादी सोनू से कर दी थी। उनकी अपनी बेटी होती तो कभी भी उसके साथ ऐसा ना करते। उन्होंने ना जाने मुझे कौन सा बदला लिया था जो मेरी ज़िंदगी नर्क बनाती थी। मेरी सास बिल्कुल एक डायन सास थी। हर वक्त उसके मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा निकलता रहता जो मेरे दिमाग खराब कर देता था। कभी वह मुझे बद किरदार और बदतमीज होने के बताने देती तो कभी मेरे किए गए हर काम में किन्ना निकाल कर मुझे जलील कर देती थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि मैं उसके बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसी वजह से वह मेरे साथ और भी बुरा रवैया करती थी। अपनी माँ की तरह सोनू भी बद दिमाग और जाहिल आदमी था। अगर वह दिल का अच्छा होता तो शायद धीरे धीरे मैं उसे अपना पति स्वीकार कर लेती। शादी के शुरू में मैंने तो समझौता करने की बहुत कोशिश भी की थी, लेकिन सोनू अनपढ़, जाहिल, गंवार और पुरानी सोच का मालिक था। अगर मैं अच्छे से तैयार होकर बैठ जाती तो वह शक करने लग जाता और कहता कि किसी और से मिलने जा रही हो जो इतना तैयार होकर घर में फिर रही हो। शरीफ औरतों को ये लक्षण नहीं होते। उसकी यह बकवास सुनकर मेरा दिल और भी उससे बुरा होता चला गया। फिर तो मैं उसकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करती थी। मैंने उससे बातचीत करना अब बिल्कुल बंद कर दिया था। अब तो धीरे धीरे सोनू ने मुझे पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया था। वह अपनी माँ के भड़कावे में आ जाता और मुझे बुरी तरह से पिटा दिया करता। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। अपनी माँ के कहने पर सोनू ने मुझे डंडों से पीटा था। मेरे अंदर गुस्सा और नफरत की आग भड़क उठी थी। मैंने सोनू के हाथ से डंडा खींच लिया और अपनी सास के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने डंडा उठाते हुए कहा कि अगर मुझे आज के बाद तंग किया तो मैं यह डंडा तुम्हारे सर पर मारकर तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। बहुत सह लिया मैंने तुम लोगों के जुल्मों सितम को। मैं इतनी जोर से चीखी थी कि सोनू और उसकी माँ सहम गए थे। मैं घायल शेरनी की तरह बिखर पड़ी थी। मेरी सास मेरा यह रूप देखकर डर गई और कमरे में जाकर बंद हो गई। उसके बाद मेरी सास ने बोलना कुछ कम कर दिया था, क्योंकि वह डर गई थी। उसे लगने लगा था कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जब सोनू की माँ ने मुझे भड़काना बंद कर दिया तो वह भी ठंडा पड़ गया था, लेकिन मैंने अपने आप को कमरे में तक ही सीमित कर लिया था। मैं सिर्फ उसी समय कमरे से बाहर निकलती जब खाना बनाना होता। खाना बनाकर अपना खाना लेकर मैं कमरे में आ जाती और फिर कमरे से नहीं निकलती थी और ना मैं उन लोगों से कोई बात करती थी। एक दिन मैं घर से भाग जाने का प्लान बनाया और मुझे जल्दी ही मौका मिल गया, क्योंकि मेरी सास के रिश्तेदारों के यहाँ शादी थी। मैं तबीयत खराब का बहाना करके घर में रुक गई। जब दोनों माँ बेटा शादी पर चले गए तो पीछे से मैंने अपना बैग तैयार करके घर से निकल गई और शहर चली गई जहाँ मैं पढ़ती थी। वहाँ के रास्ते मेरे लिए नए नहीं थे। मैं सीधी अपने दोस्त के पास गई। उसने मुझे अपने घर में पनाह दी और कहा कि मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। मैं एक 1.5 हफ्ता उसके घर पर रही थी। फिर उसके पापा ने अपने जानने वाले से कहकर मेरी एक इंटरनेशनल कंपनी में जॉब लगवा दी। मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई तो नहीं थी, लेकिन मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। इसी वजह से वह जॉब मुझे आसानी से मिल गई। जॉब शुरू होने के बाद मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गई और मैं एक अच्छे वकील से बात करके तलाक का नोटिस सोनू के घर भिजवा दिया, क्योंकि मैं जानती थी सोनू जैसा जाहिल इंसान आराम से मुझे नहीं छोड़ेगा। जब इस शहर में आई तो राम की याद ने मुझे तड़पा कर रख दिया था। जब से शादी हुई थी मैं राम से सारे संबंध खत्म कर दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरी शादी हो गई है तो अब राम के बारे में सोचना पाप है। लेकिन पता नहीं क्यों मैं राम को दिल से निकाल नहीं पाई थी। जी चाहता था कि राम से एक बार बात करूं, लेकिन फिर सोचती कि मैं एक शादीशुदा लड़की हूं। वह भला मुझे क्यों प्यार करेगा और क्यों मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा। बस यही सोचकर मेरे हाथ रुक जाते थे। मुझे जॉब करते हुए जब 1 महीना पूरा हुआ तो कंपनी के मालिक ने मुझे ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाया। वह मेरे काम से बहुत खुश थे, लेकिन जब मैं कंपनी ज्वाइन की उस समय वह विदेश में थे। इसी वजह से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। मेरे साथ काम करने वाले बता रहे थे कि यह कंपनी बिल्कुल नहीं है और एक यंग लड़का इसका ओनर है जो बहुत मेहनती और अच्छे दिल का मालिक है। मैं अपने बॉस से बगैर मिले ही उससे इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि मुझे यह भी पता चला कि मेरे बॉस का संबंध पहले बहुत गरीब घराने से था
और वह अपनी मेहनत के बलबूते पर यहाँ तक पहुँचा है। और फिर उस दिन मैं बहुत खुश हुई थी कि मैं अपने बॉस से पहली बार मिल रही थी। जब मैं उनके केबिन में गई तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह बिल्कुल ही जवान लड़का था। मुझे उससे मिलकर बहुत खुशी हुई कि हमारे नौजवान अभी अपने फ्यूचर को लेकर इस कदर मैच्योर हैं। बॉस से मेरी पहली मुलाकात बहुत अच्छी रही। उन्होंने मेरे काम की बहुत तारीफ की और मेरी सैलरी में भी बढ़ोतरी कर दी। मैं उस दिन खुशी खुशी वापस हॉस्टल में आ गई तो मेरे नाम से आए हुए तलाक के कागजात मुझे मिल गए थे। मैं भगवान का धन्यवाद किया कि सोनू जैसे जाहिल इंसान से मेरी जान छूट गई थी। अब मैं आज़ाद थी और अपनी ज़िंदगी का सही फैसला कर सकती थी। उन्होंने कहा कि आप मेरी बहन ज्योति दीदी हो। मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं बस रोए जा रही थी और अपने भाई से गले मिलकर सदियों से बेचैन दिल को सुकून दे रही थी। मेरे भाई ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे चुप करवाया और फिर सीधा अपने घर ले गया। उसने बताया, जब तुम खो गई थी तो अम्मा बाबा ने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम नहीं कहीं मिली, मगर वह जब तक जिंदा रहे तुम्हें ढूंढने की कोशिश करते रहे और फिर तुमसे मिलने की उम्मीद लिए हुए इस दुनिया से चले गए। मैंने गोपाल से बड़ी बहन और भाई को पूछा कि वह कहाँ है, कैसे हैं, तो उसने मुझे सबके बारे में बताया। मैंने कहा, मुझे अपने बहन भाइयों से मिलना है। गोपाल ने कहा, भाई इसी शहर में रहते हैं, मैं तुम्हें उनसे मिलने ले चलूँगा। वह सभी इस शहर में रहते हैं, सिर्फ बड़ी दीदी है जो गाँव में रहती है। मेरा दिल बड़ा बेचैन था सबसे मिलने को, और मेरे लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि इस तरह अचानक मुझे मेरा परिवार मिल जाएगा। फिर वह मेरे बारे में पूछने लगा तो मैंने उसे अपनी सारी कहानी सुना दी। सुनकर उसे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन फिर उसने भी भगवान का धन्यवाद किया कि मैं उसे मिल गई। उसने मुझे जॉब करने से मना कर दिया। कहने लगा, अब तुम घर में बैठकर ऐश करो, तुम्हारा भाई है ना। यह सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। गोपाल ने बड़ी भाई को फ़ोन करके सारी बात बता दी और दीदी को फ़ोन करके बड़े भाई के घर पर ही बुला लिया। वीकेंड पर मुझे लेकर घर गया। हम सब एक दूसरे से मिलकर काफ़ी देर तक रोते रहे और बड़ी देर तक बातें करते रहे। बड़ी भाभी बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने हमें बड़े प्यार से ट्रीट किया। और जब एक दिन मेरे भाइयों ने मुझे मेरी आगे की ज़िंदगी के बारे में पूछा कि मैं अब आगे क्या करना चाहती हूँ, क्योंकि वह लोग चाहते थे कि मैं शादी करके अपने घर पर सेटल हो जाऊँ, मेरे दिमाग में फिर से राम का ख्याल आया था। मैंने गोपाल से कहा कि मैं एक बार बस राम से मिलना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों दिल में उम्मीद बसी हुई थी कि शायद अभी राम मुझसे मोहब्बत करता होगा, और इसी उम्मीद के आस पर मैं राम के पास मिलने चली गई थी। वह अपने बाप का बिजनेस संभालने लगा था। मेरे पास उसका नंबर मौजूद था। मैंने उसे कॉल किया। कॉल करते हुए मेरी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन मैंने हिम्मत करके उसका नंबर डायल कर दिया था। मेरी आवाज़ सुनकर वह खुश हो गया था। मैंने उसे मिलने के लिए एक होटल में बुलाया था। एक दूसरे को देखकर हम काफ़ी खुश थे। राम की आंखों में भी चमक आ गई थी। कॉफ़ी के दौरान मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन मेरी शादी की और तलाक की बात सुनकर पता नहीं राम के चेहरे की चमक अचानक से गायब हो गई। वह कहने लगा, दरअसल मेरे माँ बाप ने भी मेरा रिश्ता तय कर दिया है और कुछ ही दिन में मेरा शादी भी हो जाएगी। मैं समझ गई थी कि राम एक शादीशुदा और फिर उसके बाद तलाकशुदा लड़की से शादी नहीं करना चाहता। मैंने भी अपने दिल के जज्बातों को थप्पा थप कर दिया था। जब राम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाला था तो मैं उसके कदम क्यों रोती। मेरी बहन और भाइयों ने मेरे ऊपर बहुत जोर डाला कि मैं शादी कर लूं, लेकिन अब शादी और प्यार जैसे रिश्तों से मेरा दिल उठ चुका था। मैंने साफ मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी। सबके लाख मनाने पर भी मैंने नहीं मानी थी, और फिर मेरी दीदी और दोनों भाइयों को मेरी जिद के आगे हथियार डालने पड़े थे। कुछ ही समय बाद हम सब ने मिलकर गोपाल की शादी की थी, और शादी का यह फंक्शन मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार फंक्शन रहा था, क्योंकि इस फंक्शन में मेरा परिवार मेरे साथ था। ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, बस अंदर यह खालीपन सा महसूस होता है। शायद मैं राम को अपने दिल से निकाल नहीं पाई हूँ और ना ही कभी निकाल पाऊंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या राम को भुलाकर मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, या फिर राम के प्यार को दिल में बसाई यूं ही ज़िंदगी गुजार देनी चाहिए? दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।